मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें अभी आज और फ्राइडे इन 2 क्लासेस में कुछ बेसिक क्वेश्चंस और उनके आंसर्स लिखवाती हूँ, जिससे कि तुम्हें आंसर राइटिंग आए कि कैसे लिखने हैं और डायग्राम्स को कैसे एक्सप्लेन करना है। जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ ADAS approach of equilibrium of income and employment। ठीक है, या हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि डज ADAS and SI approach provides same equilibrium level। आज नो पेन डे है, कोई बच्चा पेन नहीं लाया। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेन विद डायग्राम। इन दोनों को ही हम 6 मार्क्स के अकॉर्डिंगली अगर बात करते हैं तो मुझे कौन बताएगा कि 6 मार्क्स में हम क्या क्या लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में बताओ। उसके बाद डायग्राम, नहीं पहले डायग्राम में डेफिनेशन के बाद डायग्राम इक्विलिब्रियम का भी डेफिनेशन उससे पहले। ठीक है, फिर डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। फिर बताओ। खत्म नहीं हुआ आंसर, ये मैंने बता दिया। चलो, एक्सप्लेनेशन में क्या क्या लिखोगे? एक्सप्लेनेशन में क्या क्या पॉइंट्स को तुमको बताना जरूरी है? कंस्ट्रक्शन, ओके, कंस्ट्रक्शन, लेबलिंग, सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो उसमें हैं। हाँ, वही लेबलिंग हो गई ना। डायग्राम से पहले टेबल भी तो बनानी होती है। हाँ, टेबल भी इसमें ऑप्शनल है। एंड और टेबल हमेशा ऑप्शनल होती है, जब तक तुम्हें बोला ना जाए कि विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल, तब तक टेबल मत घुसाओ बीच में, क्योंकि डायग्राम्स आर ऑलवेज इजी एज कंपेयर टू टेबल। और बताओ क्या लिखेंगे इसमें? एनी आइडिया? मतलब ग्राफ में, मतलब हम जब डायग्राम बनाते हैं तो उसमें पहले होता है कि जब ADS लेस देन AS, उसके बाद आते हैं AD इक्वल टू AS। इसमें हम बताएंगे कि स्टार्टिंग में तो AD इज मोर देन AS, फिर AD इज इक्वल टू AS, फिर AD इज लेस देन AS। टूल्स वगैरह, एजम्पशंस तो आप डायग्राम से पहले ही बता दोगे यहीं पे ही। और 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ और हैं इसमें जो भी मिस हो रही हैं। एक्सप्लेनेशन लिखते समय 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ और हैं जो मिस हो रही हैं। अच्छा, मैं डायग्राम बनाती हूँ, शायद तुम्हें डायग्राम देख के याद आ जाए।
ये मेरे को पूरी लेबलिंग कर दी वाई, है ना। लेबलिंग पूरी हुई, लेबलिंग पूरी हुई, ठीक है। यहाँ पे हम और भी लिख सकते हैं अच्छे से लेबल करने के लिए। ये और एक्सप्लेनेटरी लेबलिंग हो गई। अब इस डायग्राम को देख के तुम्हें लग रहा है कि और कौन से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मिस कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन में। फुल एम्प्लॉयमेंट की बात तो हम यहाँ कर ही नहीं रहे। फुल एम्प्लॉयमेंट की मैम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आ सकता है इसमें। अच्छा, कहाँ? मेरे को तो कोई इन्वेस्टमेंट नजर ही नहीं आ रहा। ऑटोनॉमस कंजम्पशन ओए ऑटोनोमस कंजम्पशन कहाँ है? क्या बोलते हैं ओएडी कैप को, जो छोटा सा ये बनता है। सब एकदम एक्टिव हो गए। सी बार कहाँ है? सी बार तो है ही नहीं यहाँ। ओ ए सी बार है। मैम ओ ए इज योर सी बार प्लस आई ए। अच्छा ऑटोनॉमस समझे? दिस इज ओ ए इज योर टोटल एक्सपेंडिचर, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। ओ ए इज योर टोटल ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। बहुत करीब जा चुके हो, थोड़ा और करीब आ जाओ। साक्षी, कृति, मैम कुछ बेसिकली तो बताएंगे कि हम एडी कहाँ से शुरू कर रहे हैं। हाँ हाँ से क्यों शुरू कर रहे हैं। राइट। वाई ए डी अबव द ओरिजिन, इसका आंसर हम अपनी एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे। चलो एक तो मिल गया, अब एक बचा। वन मोर टू गो। 45 डिग्री AS is 45 डिग्री। वाई इतनी सारी एक्सप्लेनेशन आएगी, समझे? समझ में आई बात? तो हमें जब एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है तो हमें कैसे लिखनी होती है? अब इसको सुनो, कैसे लिखोगे। सबसे पहले आपने लिखा एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन किया, एग्रीगेट सप्लाई को डिफाइन किया, फिर आपने लिखा एन इकोनॉमी इज ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पर हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हमसे इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी गैप के बारे में बात नहीं की जा रही है, ठीक है। दूसरी बात हम कहेंगे एजम्पशंस में क्या लिखेंगे। यहाँ पर हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, देयर इज शॉर्ट रन। टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं हो रहा और हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। प्लस हम डेफिनेशन लिखते समय ये ज़रूर लिखेंगे कि ये पूरा जो इक्विलिब्रियम की थ्योरी है ये किसने दी है? जेएम कीन्स ने। तो नाम ज़रूर डालोगे। ऑथर उन्होंने कौन सी बुक ऑथर की, किस ईयर में की, वो नहीं भी डालोगे तो चलता है, बट उनका नाम ज़रूर डलेगा कि जेएम कीन्स ने प्रिपाउंड की थ्योरी एंड ही प्रिपाउंडेड दिस थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, फिर हमने लिखा एजम्पशन, शॉर्ट रन लिख दो, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, दैट्स इट। बहुत सारी एजम्पशंस हैं लेकिन दो सबसे आसान है जो आपके लिए लिखनी है। आप बाकी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, दो एजम्पशंस आर सफिशेंट क्योंकि हमें 6 नंबर के हिसाब से लिखना है ना। इसके बाद हमने डायग्राम बनाया, टेबल बनाने का मन है बनाओ, बट प्रॉब्लम क्या है, आप टेबल बनाओगे तो आपको उसको भी अलग से पूरा एक्सप्लेन करना होगा, डायग्राम को भी एक्सप्लेन करना है। डायग्राम शुड बी प्रॉपरली लेबल्ड। लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट तुम बना के छोड़ देते हो, पेन से ऐसे बनाया रफ डायग्राम और छोड़ दिया, नहीं, कोई फायदा नहीं है। डायग्राम सही भी होगा, तुमने कुछ लेबल नहीं किया, मार्क्स 0। यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई या इनकम नहीं मार्क करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये है आपका इनकम, लेवल ऑफ इनकम। एग्रीगेट सप्लाई इज योर इनकम कर्व, दिस इज ऑलरेडी ऑन एक्स एक्सिस, सेम वेरिएबल कैन नॉट अपीयर ऑन 2 एक्सिस, एक्स और वाई, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, राइट।
फिर जब आप इसके एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो एक्सप्लेनेशन लिखते समय हर लाइन न्यू सेंटेंस, हर न्यू लाइन से स्टार्ट करना है. मीन्स ईच सेंटेंस शुड स्टार्ट विद अ न्यू लाइन. इन द अबव डायग्राम x-axis shows level of income and employment and y-axis shows aggregate demand, consumption and investment. पहली चीज. सेकेंड चीज, AS curve shows aggregate supply curve and AD curve shows aggregate demand curve. और ये aggregate supply, aggregate demand फुल फॉर्म में लिखा जाएगा. क्योंकि हमने पहले से बता दिया कि ये इसको शो कर रहा है, तो अब आगे हम AD-AS कर्व डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ये बात बता दी. क्या लिखेंगे? AS कर्व शोज एग्रीगेट सप्लाई कर्व, AD कर्व शोज एग्रीगेट डिमांड कर्व. दिस इज अ ट्रिक टू राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच डायग्राम. देन इनिशियल AS कर्व, अब एक एक की बारी करेंगे. AS कर्व is at 45 degree angle, which shows that as the income increases, the total income will either be consumed or saved. ठीक है, हमने ये बता दिया. That's why this is at 45 degree angle. फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, AD curve starts above the origin because it includes autonomous investment and autonomous consumption expenditure. फिर हमें नेक्स्ट लाइन में है, हर बार नेक्स्ट लाइन में लिखना है. नेक्स्ट लाइन में ऑटोनोमस कंजम्पशन इज द कंजम्पशन विच इज कंज्यूम्ड, द कंजम्पशन विच इज एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम. दोनों की डेफिनेशन लिख दी एक ही साथ में, ये आ गया. नाउ एज द इनकम इंक्रीजेज, कंजम्पशन इंक्रीजेज, देयरफॉर AD कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स. ठीक है, यहाँ पे मन करे तो एक लाइन ऐड कर देना, द स्लोप ऑफ AD कर्व इज ऑलवेज MPC. बढ़िया आंसर हो जाएगा. इसे कहते हैं कि खाने के साथ आपने थोड़ी स्वीट्स भी डाल दी, वरना नहीं भी डालोगे तो शुगर हो जाएगी, मत डालो, डजंट मैटर. ठीक है, अब बोथ द कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट E. अब तुम देख रहे हो, हमने एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया. हमने फिर बोला OA शोज द टोटल ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी. ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट E कर्व शोज द इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड AS कर्व वेयर द लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज OY0. समझे? OY0, ये समझ में आया? ठीक है. नाउ इनिशियली AD कर्व, अब अगली पॉइंट से, नाउ इनिशियली AD कर्व, AD aggregate demand is more than aggregate supply. Then after the equilibrium point, aggregate demand show is less than the aggregate supply. ठीक है, अब यहाँ तक हमारा आंसर हो गया. इसके बाद अगर आपको लगता है कि हमारे पास टाइम है तो आप इनके इम्पैक्ट लिख सकते हो. AD is more than, AD is less than का इम्पैक्ट भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा. बट यहाँ पे हमारा आंसर हो गया, हमने पूरा डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया. इसके बाद लास्ट में एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट लिखनी है. हेंस द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इन एन इकोनॉमी. दैट्स इट. जो शुरू से अब तक की कहानी बढ़ तो उसको हमने एक सेंटेंस में कंक्लूड कर दिया. इसके बीच में आपको अगर लगता है कि हाँ हमको ये याद आ रहा है तो तरीके से लिख दो, हेफाजत मैनर में मत लिखो. जैसे कि आप MPC को डिफाइन कर सकते हो, स्लोप के बारे में लिख सकते हो, AD इज़ मोर देन, AD इज़ लेस देन, ये लिख सकते हो. फुल एम्प्लॉयमेंट को बीच में बिल्कुल मत लाना. ठीक है, समझ में आई ये बात? क्लियर हुआ? लिख पाओगे या अभी भी डिक्टेट कराऊँ ये बता दो. मैम लिख लेंगे. लिखोगे? नेक्स्ट क्लास में क्या मुझे लिख के दिखाओगे? मैं आगे के कॉन्सेप्ट पे आऊँ. अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आंसर में डज AD एंड SI अप्रोच प्रोवाइड सेम इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. सबसे पहले हम इसका आंसर देंगे. तो आप लोग एक ये भी गड़बड़ करते हो कि जब आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको पहले येस और नो में आंसर लिखना होता है, उसके बाद अपनी भावनाओं में बहना होता है. तुम क्या करते हो? सीधा अपनी भावनाओं में बह जाते हो और फिर उसके बीच में कहीं पे यस और नो लिखा होता है. मैं ये नहीं कह रही कि नहीं लिखा होता, लेकिन तुम्हें क्या लगता है एग्जामिनर तुम्हारे चाचा ताऊ मौसा कुछ भी नहीं है,
मौसी चाची, कोई कोई रिश्तेदारी नहीं है, वो कोई मेहनत नहीं करने वाले इतनी पढ़ के। सीधा सपाट आंसर चाहिए डज। डज मतलब यस और नो, तो यस और नो, यस। आप सबसे पहले जब आंसर लिखोगे तो आप लिखोगे यस, दैट्स इट, फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू करोगे। ADAS and SI approach provides the same equilibrium of income and employment। ठीक है, यस को हाईलाइट करके ऊपर लिख दिया, उसके नीचे ये सेंटेंस हमने रिपीट लिखा। ये मत सोचो कि इसको दोबारा लिखने की क्या जरूरत है, लिखना है। अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन है तो ये लिखकर, ये सेंटेंस लिखकर आपने 1 मार्क यहाँ ले लिया, हाफ मार्क इसका ले लिया और हाफ मार्क इसका ले लिया। ये तो बिल्कुल फ्री के नंबर थे ना, 1 नंबर, ये तो ले लिया। अब एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, अब आप क्योंकि आपने इतना लिख दिया तो डायरेक्ट आप लिखोगे एक्सप्लेनेशन, ये हेडिंग डालोगे, एक्सप्लेनेशन थ्रू डायग्राम, एक्सप्लेनेशन थ्रू डायग्राम। अब वो एक्सप्लेनेशन थ्रू डायग्राम में अब आपने यहाँ पे डायग्राम बनाया और डायग्राम ऐसे बनाओगे, ये ADAS 0 X Y ADS and I E level of income and employment। हाँ जी, नहीं तो हमने पहले ले तो दिया और हम फिर हेडिंग डाल रहे हैं। हम जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है वैसा ही आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहीं पर ऊपर हमने लिख दिया पैनल, और यहाँ पूरा तुम्हारे पास इतनी लंबी आंसर शीट होती है, पूरा आंसर शीट को यूटिलाइज करो अच्छे से। यहाँ लिखो पैनल 1, यहाँ लिखो पैनल 2। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये इक्विलिब्रियम की लाइन हम नीचे तक ले आएंगे। ये जो टोटल OA है, दिस इज योर C बार प्लस IA। ठीक है, हमारा टोटल दिस सेविंग्स और हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, दिस शुड बी, मस्ट बी इक्वल टू दिस वैल्यू। मीन्स ये 0 है, ये A1 है, ये A2 है। ये बिल्कुल इंश्योर करोगे, ये टेक्निकल पॉइंट है जो एग्जामिनर सबसे पहले देखते हैं। वो सबसे पहले क्या देख रहे हैं, 45 डिग्री है कि नहीं है, है। AD इसके ऊपर है। फिर नीचे ये जो गैप है ये इसके इक्वल है। स्केल लेके नहीं बैठते हैं नापने के लिए, दिखने में इक्वल जैसा लगना चाहिए, थोड़ा बहुत एक आध पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए। हाँ, अब यहाँ पर हमारा OA मस्ट बी इक्वल टू A1 A2। हमने यहाँ से ये बना दिया इन्वेस्टमेंट कर। अब हमारे पास एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। एक ये पॉइंट है जो इक्विलिब्रियम का है, क्योंकि हमने ये बताना है ना कि सेम इक्विलिब्रियम है, और एक ये वाला पॉइंट है जो हमारा डिस सेविंग्स दिखा रहा है। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। दिस इज योर सेविंग कर्व। इसीलिए स्केल और पेंसिल लो, जिससे कि थोड़ा सा भी अगर मान लो ऐसा हो जाता है कि इधर उधर हो, तो आप स्केल पेंसिल से उसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, समझ में आई ये बात? इस तरह से आप इसको बताएंगे, और कोई आलस नहीं करना। यहाँ पे भी Y0 लिखना है, यहाँ पे भी X लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लिखना है। इसमें कहीं कोई आलस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ S एंड I लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पर इसकी फिर की बना सकते हो, AD इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड कर्व। दिस इज ऑल्सो वन वे। AS
एग्रीगेट, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जगह होती है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कभी नहीं लिखनी। ये भी मैंने देखा बच्चों को, अपना किस लिए पेज बचाना है भैया, बहुत मोटी आंसर शीट होती है, वो रद्दी में ही जानी है बाद में। आप पेज बचा के भी कुछ कर नहीं रहे हो। ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे कंजूस नहीं है वो लोग, जैसे हम करते हैं ना, पेजेस बच गए फाड़ लेते हैं, बच्चों को सप्लीमेंट्री में काम में ले लेते हैं। वो नहीं करने वाले ऐसा, उनकी तो तुम्हारे नाम की निकल गई तो निकल गई। तो पेज बचा के क्या करना है, बढ़िया से पेपर करो। ये क्यों कर रहे हो कि यहाँ डायग्राम बनेंगे, यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, क्या जरूरत है? बढ़िया पेपर करो, खुला खुला, आराम से एक पेज पर डायग्राम बनाओ, अगले पेज पे एक्सप्लेनेशन लिखो, खुला खुला। ठीक है, यहाँ पर आपने फिर लिख देना है S इज इक्वल टू सेविंग कर्व, I इज इक्वल टू ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व, पूरी की यहाँ लिख दी। अब आपको नीचे जब एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो आपको वो सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपकी कुछ लाइंस बच गई, अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो इन द अबव डायग्राम ऑन इन द फर्स्ट पैनल, देन इन द सेकेंड पैनल, फिर दोनों को ज्वाइन करके। सेम Y saving curve starts below the origin, Y investment curve is parallel to X axis, Y AD curve above the origin, Y saving curve is at 45 degree angle, ये सारा बता दोगे। एंड Y OA is equal to A1 A2। ये 5 सवालों के जवाब आपको देने ही देने हैं अपने एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि हमारी एक्सप्लेनेशन की जो स्टार्टिंग की 4-5 लाइन थी वो सेव हो गई अब, बिकॉज हमने की यहाँ पे बना दी। तो अब आपको वो की बनाने से आपको वापस वो सेंटेंस फॉर्म में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पर आ सकते हो, क्योंकि हमारे पास एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो गई ना, अबव पैनल लोअर पैनल ज़्यादा हो गई ना, तो इसलिए समझ में आई ये बात। लिख सकोगे, परसों की क्लास में लिख के लेकर आना एक्सप्लेनेशन दोनों की, ताकि मुझे समझ में आए कि तुम्हें आ गया है, अदरवाइज मैं लिखवाऊंगी। ठीक है, ये तो हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे और कॉन्सेप्ट्स एक बार चैप्टर को पढ़ के बताना कि कहाँ दिक्कत आ रही है, हम उन सारे चीज़ों को, क्योंकि फ्राइडे की क्लास में इसको वाइंड अप करूँगी। फिर अगर हमें एक्स्ट्रा भी करना पड़ गया तो हम एक्स्ट्रा करेंगे, इस चीज़ के लिए थोड़ा रेडी होकर आना कि हम ख़त्म करेंगे लेकिन फ्राइडे को। ठीक है, दूसरी बात, ये क्या बात याद आई थी मुझे, और एक, हाँ, जो भी टेस्ट पेपर्स हैं उनकी करेक्शन करोगे, करेक्शन करके चेक करवाओगे मुझसे, दीदी से, और अपने इंडेक्स में साइन करवाओगे कि हमने इसके करेक्शंस कर लिए हैं। ये काम आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। जिन भी क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे उन आंसर्स को क्लास का वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, पेपर का नाम लिखो या सिंपल एक क्वेश्चन लिख दो, पेपर का नाम भी मत लिखो तुम, तो सिर्फ जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा उस क्वेश्चन को टाइप करके ग्रुप में भेज दो, ताकि उसका आंसर मैं तुम्हें रेडीमेड दे दूंगी। अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो अब हमें थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होना ही पड़ेगा। जो आंसर नहीं आ रहा, देखो बहुत सिंपल सी बात है, फालतू की गॉसिप नहीं करनी, लेकिन मान लो अगर आर्यन ने एक क्वेश्चन भेजा, उसका आंसर रूपम को आता है, तो रूपम अपना, या रूपम को पता है कि मेरा आंसर मैम ने बिल्कुल ठीक किया था, ये वाला, ये मुझे याद है, टाइम नहीं वेस्ट करना, याद है कि कहाँ है, अपना फोटो क्लिक की भेज दिया, वरना मैं तो भेज ही दूंगी। ठीक है ना, तो कोऑपरेटिव स्टडी, बट बिना टाइम वेस्ट किए बिल्कुल, और कोई उसमें नहीं करना कि ये क्या भेजा, कुछ नहीं, कोई गॉसिप नहीं, कोई फालतू की बकवास नहीं, काम की बात। ठीक है, गॉट इट? चलो नोट डाउन कर लो ये पॉइंट्स। तो अब जो न्यूमेरिकल्स तुम्हारे लिए बहुत बड़े हर्डल थे, ये जो न्यूमेरिकल्स मैंने लिखे हैं, ये सारे वो न्यूमेरिकल्स हैं जो सीबीएसई के या तो सैम्पल पेपर्स में आए हुए हैं या एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट से अगर हम बात करते हैं, फॉर्मूलाज की लिस्ट मैं नहीं बनवा रही हूँ, क्योंकि वो मैं कई बार बनवा चुकी हूँ तुम्हें, तो वो बार बार बनवाने का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, मैं सीधा तुम्हें उन फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करते हैं वो सिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ये तुम्हारा 2022 में आया था एग्जाम में। ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है, सी हमें दिया हुआ है, यानी कि कंजम्पशन फंक्शन इज 500 प्लस 0.8 y। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 500 इज योर ऑटोनॉमस कंजम्पशन, 0.8 इज योर वैल्यू ऑफ MPC, y इज योर नेशनल इनकम। IO ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, IA भी हो सकता है, कुछ भी लिख दो, 1000 करोड़। अब हमारा इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ होता है, जहां पर
AD इज इक्वल टू AS होता है। AD की वैल्यू क्या होती है? C प्लस I और AS इज योर Y। C की वैल्यू क्या है? 500 प्लस 0.8Y। I की वैल्यू क्या है? 1000 इज इक्वल टू Y। अब इससे Y की वैल्यू निकल जाएगी, इससे Y की वैल्यू निकल जाएगी। क्या निकलेगी? 0.8, ये आ जाएगी 0.2Y इज इक्वल टू 1500 और Y इज इक्वल टू कितना आ गया? 7,500 करोड़। 7,500 करोड़। समझे? अब यहां पर होने को तो ये 3 नंबर का हो गया, लेकिन हमें ऐसे करने के 3 नंबर नहीं मिलेंगे ना, हमें प्रॉपर स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेगी। हम कैसे लिखेंगे? एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन इज aggregate demand is equal to aggregate supply. Aggregate demand is equal to C plus I and aggregate supply is equal to income. आप ये प्रॉपर स्टेटमेंट्स में लिखेंगे। उसके बाद therefore C plus I is equal to Y, वैल्यू ऑफ C आपने लिखी, वैल्यू ऑफ I आपने लिखी, और फिर जो फाइनल आंसर होगा पुट इट दैट आंसर इन बॉक्स हाईलाइट करने के लिए। रुपीज 7,500 करोड़। आप लोगों की क्या कॉमन मिस्टेक हो रही है? कभी आप रुपीज लगाना भूल जाते हो, कभी आप करोड़ लगाना भूल जाते हो। अब अगर हमें क्वेश्चन में डिनोमिनेशन दिया ही नहीं हुआ तब तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट अगर डिनोमिनेशन गिवन है देन यू हैव टू राइट। ठीक है, आपको करोड़ लिखना है तो ये आंसर आपका फाइनल आएगा। फिर आप इसको लिखोगे देयरफॉर, पूरा सेंटेंस, ये आंसर आ गया, फिर नीचे एक लाइन छोड़ के देयरफॉर द इकोनॉमी इज एट इक्विलिब्रियम एट द इनकम लेवल ऑफ रुपीज 7,500 करोड़। ठीक है, समझ में आई ये बातें कैसे करना है? तो इस तरह से करना है। एमसीक्यूज में आ जाएगा तब तो प्रेजेंटेशन की देखो कोई बात ही नहीं रहती है, बट अगर सब्जेक्टिव में आता है 3 नंबर में तो आपको लिखना पड़ेगा, 3 नंबर को इज्जत देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें बोला गया C इज इक्वल टू, ये सब 2022 के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये उस समय का पेपर है जब टर्म 1 टर्म 2 हुए थे। तो टर्म 2 में सब्जेक्टिव पेपर आया था, टर्म 1 में एमसीक्यू आया था। तो ये वाला जो टॉपिक था, ये चैप्टर पूरा टर्म 2 के लिए था सब्जेक्टिव, तो इसलिए इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एमपीएस निकालो और बीईपी निकालो। अब कैसे निकालेंगे? हमें सी दिया हुआ है 100 प्लस 0.8y, तो क्या मतलब हुआ? 0.8 इज एमपीसी इज इक्वल टू बी 0.8। अब क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस is equal to 1, therefore MPS is equal to 1 minus 0.8, that is 0.2. Y 750 है ना, वो 1500 1500 अपॉन 0.2, इसको हमने ऊपर किया, 0.2। ठीक है, ये आ गया 0.2। अब हमसे दूसरा क्या पूछा गया? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब S इज इक्वल टू वाई, यही होता है ना, ब्रेक इवन पॉइंट है ये। अब S की वैल्यू कैसे आएगी? Y की वैल्यू निकाल लेते हैं। Y की वैल्यू कैसे आएगी? हम इसमें S का फंक्शन डाल लेंगे। Y, तो S के फंक्शन में -100 प्लस 0.2y आ जाएगा और इज इक्वल टू y कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। यस, बिल्कुल सही बोला। क्या होगा कि हमारा एमपीएस की वैल्यू तो आ गई। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब हुआ y इज इक्वल टू सी। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हुआ? y इज इक्वल टू सी। अब c की वैल्यू तो हमें क्या मिली हुई है? ये है ही, तो 100 प्लस 0.8y इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 अपॉन 0.2। ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सेविंग फंक्शन दी हुई है। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट का मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारी 450 है।
कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कैसे निकलेगा? इक्विलिब्रियम लेवल मतलब S इज इक्वल टू I, S इज -50, 0.10 Y इज इक्वल टू 450, है ना? कितना हो गया? है 5000 आ गया पक्का? मान लूं 5000 करोड़ मान लूं ना? कैलकुलेशन सबने की है? समझ में आया? अब एडिशनल इन्वेस्टमेंट टू गेन एडिशनल इनकम लेवल, तो हमें के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। के की वैल्यू क्या होगी? 1/1 माइनस MPC। हमें MPS दिया हुआ है ना, MPS लिख देंगे डायरेक्ट। तो 1/0.10 10 टाइम, मल्टीप्लायर नहीं निकलता? वही तो निकाल रही हूँ मल्टीप्लायर। K इज इक्वल टू 1/MPS। अच्छा हाँ, मल्टीप्लायर तो निकाल रही बेटा। 1/0। हाँ वही तो बोला मैंने मैं भूल गया था। कि मल्टीप्लायर निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे। नाउ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 10। एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमें निकालनी है, तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन Y, चेंज इन I। 10 इज इक्वल टू 3000, चेंज इन I, तो चेंज इन I 300 करोड़ 300 करोड़। आ गया? समझ में आई? क्लियर हुआ? पक्का? इस पर आते हैं, ये 2023 पर आ गए हम सैम्पल पेपर के क्वेश्चन पे। के हमें दिया हुआ है, सी बार दिया हुआ है, कंजम्पशन फंक्शन निकालनी है, निकल जाएगी। कंजम्पशन फंक्शन क्या होती है? A प्लस BY, है ना? A तो हमें दी हुई है, ये रही। B इज योर MPC, तो K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। 4 इज इक्वल टू 1 माइनस MPC, तो MPC कितनी आ गई? 3/4 आएगी, 0.75। MPC 0.75। अब क्या होगा? कंजम्पशन फंक्शन क्या हो गई? 30 प्लस 0.75Y निकल गया। आया? वैल्यू पुट कर दी ना बच्चे। A की वैल्यू ये थी 30, B की वैल्यू ये रही Y, ऐसे इट इज। Y की वैल्यू नहीं गिवन, और गिवन भी नहीं होगी क्योंकि वो हमसे कंजम्पशन की वैल्यू नहीं मांग रहे। अगर वो हमसे कंजम्पशन की वैल्यू मांगते तो वो Y की वैल्यू भी देते। ठीक है? क्लियर हुआ? समझे? नेक्स्ट पे आ जाओ। K4 है, डिस सेविंग 60 है। डिस सेविंग्स का मतलब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, डिस सेविंग्स का मतलब सी बार। अब सेम सेविंग फंक्शन चाहिए, तो K इज इक्वल टू 1/MPS, 4 इज इक्वल टू 1/MPS, तो MPS क्या हो गया? 0.25 आ जाएगा। तो सेविंग फंक्शन क्या हो गई? -60। वेरी गुड। आज तो कार्तिक फॉर्म में चल रहा है, बढ़िया एकदम। अच्छा लग रहा होगा ना कार्तिक? ये अभी टेस्ट किया था ना मैं अपने को उसका, तो इसलिए अच्छे से आ गया। गुड। हाँ जी, समझ में आया? देख लो, अभी भी नहीं आया तो बता दो, ऐसा ना हो फिर गंदे से टेस्ट दो फिर तुम बोलो मैम हमें तो न्यूमेरिकल्स नहीं आते। अब ना हम रेस अगेंस्ट टाइम चल रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट पे आ जाओ। सेविंग फंक्शन दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दी हुई है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकल जाएगा। ये तुम्हारा 2024 का सैंपल पेपर का क्वेश्चन था। अब इनको देख के तो लग रहा है ना हम बहुत इंटेलिजेंट है ना? लग रहा है ना कृष्णा? एमी मैम इतना सुनाती है, हो ही जाएगा ये तो, है ना? कर लेंगे। मैम इतना सुन लिया है ना? 4000 कितना आ गया? 40,600 करोड़। यही आ रहा है क्या सबका? कैलकुलेशन के हिसाब से तो यही आ रहा है। तो और किस हिसाब से होता है?
मतलब रूपम के हिसाब से थोड़ा कह रही हूँ मैं, कैलकुलेशन के हिसाब से पूछ रही हूँ। ठीक है, समझ में आया? अब तो तुम लोग ऑटो मोड में आ गए हो। चलो ये भी कर ही डालो। ये 2025-26 जो तुम्हारे इस साल का सैंपल पेपर, तुम्हारे लिए सैंपल पेपर, उसका क्वेश्चन है। पीपल सेव एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, मतलब आई तो हो गया 100। पीपल सेव 20% ऑफ एडिशनल इनकम, यानी कि एमपीएस हो गया 0.2। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हो गया 700। अब हमें डिस सेविंग्स निकालनी है, यानी कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो हमारे पास S इज इक्वल टू माइनस A प्लस 0.2 Y, अगर मैं पूरा लिखूं कंजम्पशन फंक्शन से भी तो कर सकते हैं। क्या? हमें C बार निकालना है। हाँ तो हमारे पास एमपीएस की डायरेक्ट वैल्यू गिवन है ना, क्या जरूरत है कंजम्पशन फंक्शन पे शिफ्ट होने की? हाँ हाँ कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसमें कितना आ जाएगा डिस सेविंग्स, बताओ? 40 कैसे? 1000 equals to minus 10 autonomous 1000 कहाँ से आ गया? 4 हो गए। S इज इक्वल टू आई है। सही तो 40 ही है। हाँ हाँ तो 100 equals to minus autonomous consumption plus 2/10y। इसमें वैल्यू कैसे पुट करोगे? प्रोसेस बताओ कैसे किया? S equals to y। S इक्वल टू वाई, I आई, 100 उधर आ गया। हाँ फिर autonomous minus autonomous consumption plus 2/10y। 2/10y। 10 का LCM ले लियो। एलसीएम में क्या जरूरत है? मैंने वैसे किया मेरा। अच्छा चलो 2/10 तो तुमने सिंप्लीफाई कर दिया ना। हाँ उसके बाद 10 नीचे का 10। तो y की वैल्यू पे तो पुट करोगे। अब y की वैल्यू कितनी है? क्या वैल्यू पुट की? 700। हाँ तो यहीं पे पुट कर दो ना। मैं तुम्हारे स्टेप सिंप्लीफाई कर रही हूँ कि यहीं पे सिंप्लीफाई करके लिख दो ना। तो अब 100 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 140, तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 40। हाँ तो गलत नहीं है तुम्हारा, मैंने इसीलिए स्टेप पूछे तुमसे कि तुमने स्टेप्स क्या फॉलो किए हैं, तो तुम अपने 1-2 स्टेप कम कर सकते हो इसमें। ठीक है, इसको तुम ऑटोनोमस कंजम्पशन निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से कंजम्पशन फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हो, बट उसमें फिर वो ये 1-2 स्टेप और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। गलत किसी तरह से नहीं होगा, ना तो गलत तुम्हारा है ना गलत तुम्हारा है, गलत कोई भी नहीं है, मार्क्स कहीं नहीं डिडक्ट होने वाले। बस प्रैक्टिस करते हैं तो हमें थोड़े शॉर्टकट्स पता लग जाते हैं, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आया ये तुम्हारे इस साल जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था 2025, उसके 2 क्वेश्चंस हैं। उसमें क्या क्वेश्चन आया? उसमें आया एपीसी 0.8 है, नेशनल इनकम 4000 है, सेविंग की वैल्यू निकालो। तो एपीसी मतलब सी ओवर वाई। ठीक है, अब हमारे पास अगर 0.8 है, सी निकाल लेंगे, ये 4000 हो गया, तो कंजम्पशन की वैल्यू कितनी आ गई? और y इज इक्वल टू सी प्लस एस, तो s की वैल्यू कितनी आ गई? देखो एपीसी की वैल्यू 0.8 है, दैट इज सी अपॉन वाई, तो 0.8 इज इक्वल टू सी अपॉन 4000, तो कंजम्पशन की वैल्यू आ गई 3200। और y इज इक्वल टू सी प्लस एस, तो y इज 4000, दिस इज 3200, तो सेविंग क्या हो गई? y माइनस सी, 4000 माइनस 3200, 800 करोड़ आ गया। ठीक है, सी की वैल्यू निकालनी है पहले। इसमें हमें सेविंग की वैल्यू निकालनी है। तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे, तुम एपीसी से एपीएस निकाल देते 0.2 निकाल के एस ओवर वाई कर देते, तो उससे भी निकल जाता, कैसे भी कर लो। ठीक है, नेक्स्ट पर आओ, लास्ट। C इज इक्वल टू 200 प्लस 0.75 y, I इज इक्वल टू 4000 करोड़। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। बिल्कुल जहां से हमने शुरुआत की थी वही एंड पर आ गए ना। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही किया था, C प्लस I इज इक्वल टू y,
निकाल सकते हो, अब तो निकाल दो, निकालो। $16,800 आ रही है। क्या इक्विलिब्रियम लेवल? हाँ जी, इनकम लेवल ऑफ इनकम यही आ रहा है क्या? ठीक है, तो इनकम आ गई 16,800। अब कंजम्पशन कितनी होगी यहाँ पे? इसमें कंजम्पशन में वाई की वैल्यू डाल देंगे। हाँ तो डाल दो। डाल दो वाई की वैल्यू क्या आ रही है? 5800 हो ही नहीं सकती। 16,500 का 75%। 16,800। हाँ 800 का 75%। मैम 12,800 आ रही है। हाँ जो तूने बोला वो 25% से निकाल दिया भाई। इसका तुमने 1/4 निकाल के माइनस किया, ठीक है। 75% निकालोगे, 16,800 का 75% और उस 75% में 200 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया? 16,800 डिवाइड बाय 4 42। तो 16,800 4200 600 21 12,600 और उसमें 200 ऐड कर दिया, 12,800 हो गया ना। बस वाई की वैल्यू पुट की है बेटा, कुछ नहीं किया। और देख रहा टैब आ रहा है। अरे तो मतलब मैं वर्बली भी तो बोल रही हूँ। समझ में आए सारे न्यूमेरिकल्स? कोई डाउट? प्रैक्टिस तो देखो हर चीज में करनी ही है। कोई डाउट? पक्का? तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है? Thank you.